गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय में। आगे हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और आगे आज हम लोग रक्त वाहिनियाँ के बारे में समझेंगे कि रक्त वाहिनियाँ क्या है। रक्त वाहिनियों से जुड़ी हर एक बात को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनियाँ। क्या होती है? धमनियाँ, जिसको हम लोग आर्टेरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टेरियस। दूसरा है रक्त केशिकाएँ, जिसको हम लोग ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और तीसरा है शिराएँ, जिसको हम वेन कहते हैं, जिससे आप सब अवगत हैं। यानी रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है: धमनियाँ, रक्त केशिकाएँ एवं शिराएँ। समझ गए? देखिए, ये जो 2 धमनियाँ होती हैं, ये धमनियाँ शुद्ध रक्त, जो धमनियाँ होती है जिसके अंतर्गत शुद्ध रक्त जो होता है वह धमनियाँ के द्वारा ही प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह हमेशा धमनी द्वारा ही होता है। और शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा, देखिए, हृदय से रक्त विभिन्न अंगों तक, जो हृदय है, हृदय जब पंप करता है, रक्त पर दबाव बनाता है, तो जो रक्त है, शुद्ध रक्त, वह धमनी द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। विभिन्न अंग यानी समझ रहे हैं ना? हर एक अंग यानी हाथ, पैर, शरीर के सभी अंगों तक जो शुद्ध रक्त जाता है वह हमेशा धमनी द्वारा ही जाता है। दूसरा रक्त केशिकाएं हैं, जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ये अत्यंत महीन रक्त का निकाय है। देखिएगा, बहुत कम ही चर्चा, ये जो रक्त केशिकाएं हैं इसकी चर्चा बहुत कम मिलती है किताबों में, या आप अन्य भी वीडियो देखे होंगे तो इसकी चर्चा बहुत कम में होती है। और कम ऐसे टीचर होते हैं जो इसकी चर्चा करते हैं रक्त केशिकाएं की। ये रक्त केशिकाएं अत्यंत महीन रक्त नलिका, इससे भी ये जो रक्त केशिकाएं होती है ये भी रक्त वाहिनियाँ का कार्य करती है। ये भी एक रक्त वाहिनियाँ है। जो जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन ये रक्त केशिकाएं द्वारा होता है। इसका भी शरीर में महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा है शिराएँ, जिसको वेन्स कहते हैं। इसको गांव में लोग नस भी कहते हैं, आप लोग सुने होंगे। ये शिराएँ हैं। तो देखिए, शिराएँ हैं वो अशुद्ध रक्त को, तो हम लोग देखे धमनी में कि धमनी में क्या हुआ कि शुद्ध रक्त था, वह हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जाता है। लेकिन शिराएँ में क्या होता है कि शिराएँ में जो रक्त अशुद्ध हो जाता है, तो वह अशुद्ध रक्त शिराएँ के द्वारा ही, यानी शिराओं के द्वारा ही क्या होता है कि विभिन्न अंगों से फिर हृदय तक आता है। तो धमनी और हृदय दोनों समझे कि धमनी का काम है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, जबकि शिराएँ का काम है कि सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना। तो फिर समझ गए। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हम लोग को मिलता है, अगला प्रश्न है रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर से आप लोग अवगत है, गांव में अनपढ़ लोग भी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है। तो रक्तचाप महाधमनी एवं उनके मुख्य शाखाओं में रक्त के प्रवाह के दबाव को, जो महाधमनी है जिससे रक्त प्रवाहित होती है, उस पर जो दबाव बनता है, उस दबाव को रक्तचाप कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, आप सोच रहे होंगे कि महाधमनी क्या है? ये तो महाधमनी एक प्रकार का धमनी है जो शरीर के सबसे मुख्य धमनी है। शरीर के जो सबसे मुख्य धमनी है वह क्या है? महाधमनी। तो महाधमनी और उनके मुख्य शाखाओं, यानी महाधमनी से जुड़े हुए और भी धमनी हैं जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, तो उसमें जो रक्त के प्रवाह पर जो दबाव बनाया जाता है,
रक्त के प्रवाह पर जो दबाव बनाया जाता है जिससे कि रक्त तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसी रक्तचाप पर बनाए गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप। क्या कहते हैं? रक्तचाप, और अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर। तो आप लोग रक्तचाप भी समझ गए कि रक्तचाप क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखिए रक्तचाप में ये जान जाइए, एक स्वस्थ मनुष्य होता है जिसका रक्तचाप 120/80, जो 120 होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, और जो 80 होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बाई डिस्टोलिक प्रेशर को ही हम रक्तचाप कह सकते हैं। यानी ये रक्तचाप 120 यानी मैक्सिमम 120, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप मैक्सिमम 120 होना चाहिए और न्यूनतम मिनिमम 80 होना चाहिए। अगर इसके बीच अगर रक्तचाप है 120/80 है तो माना जाएगा कि मानव पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसके हृदय संबंधी रक्तचाप संबंधी कोई समस्या नहीं। तो देख लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। अब रक्तचाप को मापने के लिए कैसे हम मानेंगे, कैसे समझेंगे कि रक्तचाप कितना है किसी मानव का? तो देखिए रक्तचाप मापने के लिए एक मापक होता है, एक यंत्र होता है जिसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो समझ गए कि स्फिग्मोमैनोमीटर है जिससे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप मापा जाता है कि रक्तचाप क्या है, यानी रक्त पर कितना दबाव, कितना प्रेशर पड़ रहा है। इसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर है। आज डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर भी आ गए हैं जिससे आसानी से हर एक प्रत्येक आदमी जो चिकित्सक नहीं भी है वह भी स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग कर और ब्लड प्रेशर को आसानी से माप सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न है हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन क्या है? देखिए हाइपरटेंशन शरीर की एक स्थिति है, मानव शरीर का एक ऐसा स्थिति, ऐसा कंडीशन जिस स्थिति में मानव शरीर का जो रक्तचाप है वो अनियंत्रित हो जाता है। क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। यानी 120/80 से जब रक्तचाप बढ़ जाए तो उस स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी हाइपरटेंशन शरीर की एक अवस्था है, एक स्थिति है जिसमें रक्तचाप बहुत बढ़ जाते हैं, यानी रक्तचाप अनियंत्रित हो जाते हैं। उस स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो देखिए हाइपरटेंशन का कारण क्या है, आखिर हाइपरटेंशन होता क्यों है, आखिर ये रक्तचाप बढ़ने का कारण क्या है? यूं ही ये रक्तचाप नहीं बढ़ जाते, इसके कुछ कारण हैं। और इसके कुछ कारण क्या है हाइपरटेंशन का? तो ये कारण है कि मानसिक चिंता, अगर किसी विषय वस्तु या किसी घटना दुर्घटना के बारे में समझ रहे हैं ना, आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, उस पर बहुत गहराई में उसके जा रहे हैं, तो वो जो मानसिक चिंता है, यह मानसिक चिंता आपके हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है। दूसरा, अगर किसी रोग से व्यक्ति ग्रसित है, यानी रक्तचाप है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद उत्सुकता, एक कारण उत्सुकता भी है। जैसे कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए अचानक उत्सुक हो गए, उत्सुकता समझ रहे हैं, अचानक उत्सुक हो जाने के कारण, अचानक किसी बात के लिए उत्सुकता के कारण भी हाइपरटेंशन होता है। देखिए हाइपरटेंशन के परिणाम क्या होता है? अगर हाइपरटेंशन है, आदमी का जो रक्तचाप है वो आवश्यकता से बढ़ गई है, नियंत्रित नहीं है, वह स्थिति बड़ी घातक होता है। उस स्थिति में दो कंडीशन सामने आती है इसके परिणाम हाइपरटेंशन के। पहला परिणाम तो ये आता है कि हाइपरटेंशन के कारण मानव का हृदय घात यानी हार्ट स्ट्रोक कर जाता है, मानव का हृदय कार्य करना बंद कर देता है, हृदय बैठ जाता है। तो एक हार्ट स्ट्रोक
कि हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मस्तिष्क का ब्रेन हेमरेज क्या है? मस्तिष्क का जब शिराएं, धमनी, मस्तिष्क का जब नस फट जाती है ना, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज। और ब्रेन हेमरेज और हार्ट स्ट्रोक की दोनों कंडीशन में मानव मृत्यु के मुंह में चला जाता है, यानी मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसलिए मानसिक चिंता करना मेरे नज़रिए में अच्छा नहीं है। इसलिए किसी विषय को लेकर मानसिक चिंता न करें और हाइपरटेंशन से बचे रहें। छात्रों, अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो मेरे चैनल जीत करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस तरह के वीडियो आगे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए आज धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।